आज हम सीखेंगे प्लांटी जगत के उपवर्ग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्लांटी जगत के उपवर्ग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में चर्चा की। चलिए अब प्लांटी जगत के उपवर्ग जिम्नोस्पर्म को समझे। आपने बगीचे में पौधे जैसे साइकस, क्रिसमस ट्री अवश्य देखे होंगे। जिम्नोस्पर्म यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस जिसका अर्थ है अनावृत या नग्न और स्पर्म जिसका अर्थ है बीज। ये ऐसे पौधे हैं जिनके बीज अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, बल्कि वे छोटे छोटे टहनियों या शंकुओं यानी कोन्स में खुली यानी अनावृत या नग्न अवस्था में होते हैं। इसी कारण से इन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी कहते हैं। इनमें मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाइयां यानी श्रब्स आती हैं, जैसे पाइनस और साइकस। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार यानी पेरिनियल तथा काष्ठीय यानी वुडी होते हैं। जिम्नोस्पर्म का शरीर विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां इत्यादि में पूर्ण रूप से विकसित तथा विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन इनमें फूलों और फलों का अभाव होता है। फूलों और फलों का अभाव इन्हें एंजियोस्पर्म से भिन्न बनाता है। चूंकि जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते, इसलिए बीजांड यानी ओव्यूल खुली अवस्था में होते हैं। इनमें परागण यानी पॉलिनेशन मुख्यतः वायु द्वारा होता है। निषेचन के पश्चात उत्पन्न बीज भी खुली अवस्था में होती है। साधारणतया वे ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं जहां हिम वर्षा अधिक होती है। पर्यावरण के अनुसार इन पादपों में विभिन्न अनुकूलन होते हैं, जैसे पत्तियां छोटे क्षेत्रफल की तथा सुई के आकार की होती है ताकि बर्फ पत्तों पर न जम पाए। कुछ जिम्नोस्पर्म के पत्ते सरल तथा संयुक्त होते हैं। वे तापमान में अत्यधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस का तना शाखीय होता है, जबकि कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस का तना अशाखीय होता है। विभिन्न पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक होते हैं। इनकी जड़ या मूल प्रायः मूसला मूल यानी टैपरूट होती है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस की जड़ें कवक से सहयोग करती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। इसी तरह कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवल मूल कहते हैं। इनमें जनन अंग एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पील की तरह तने पर लगे हुए होते हैं। ये सघन शंकु बनाते हैं जो पौधे पर उच्च स्थान पर पाए जाते हैं। साधारणतः मादा शंकु नर शंकु से बड़े होते हैं। इन पौधों में परागण मुख्यतः वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा नर युग्मक के मादा कोन पर स्थानांतरण के पश्चात उसे पोलन नलिका द्वारा मादा युग्मक के पास लाया जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के निश्चिचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज उत्पन्न होता है, जो विकसित होकर बीज में परिवर्तित होता है। उपयुक्त समय पर मादा शंकु खुल जाते हैं और बीज फैल जाते हैं। चलिए एंजियोस्पर्म को समझें। एंजियोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों एंजियो यानी ढका हुआ और स्पर्म यानी बीज से मिलकर बना है। इस तरह वे पौधे जिनके बीज फलों के अंदर ढके हुए हैं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहलाते हैं। इन पादपों की मुख्य विशेषता फूलों की उपस्थिति है। इनके बीजों का विकास फूलों के अंडाशय में होता है, जो बाद में फल का रूप ले लेते हैं। इसलिए हम इन पादपों को पुष्पी पादप भी कहते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। इनमें वुल्फिया जैसे छोटे पौधे से लेकर यूकेलिप्टस जैसे विशालकाय पेड़ सम्मिलित है। वे विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं।
एंजियोस्पर्म से हम भोजन, औषधि, चारा, लकड़ी तथा अन्य उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म्स लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। इन पादपों के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में पंखुड़ियों के घेरे के भीतर आप कुछ पतली नलियां देख पाएंगे जिनका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है। ये पादप के नर जननांग होते हैं जिन्हें पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश यानी एंथर कहलाता है। इनमें परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिनमें नर युग्मक होता है। परागकोश से जुड़ा लंबा एवं पतला भाग डंठल तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है। पुष्प के केंद्र में एक सुराही जैसा भाग होता है जिसे स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहते हैं। यह पादप का मादा जननांग होता है। इसमें अंडाशय में मादा युग्मक अंडकोशिका होता है। परागकणों का कोशिकाग्र तक स्थानांतरण परागगण कहलाता है। यह कार्य अजैविक घटक जैसे वायु, जल या जैविक घटक जैसे कीटक, प्राणी इत्यादि की सहायता से होता है। परागकणों से दो नर युग्मक परागनली के द्वारा अंडाशय में छोड़े जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होकर युग्मनज उत्पन्न होता है तथा दूसरा नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्र को यानी बाइपोलर न्यूक्लियाई से संलयन होकर एक भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है। फिर युग्मनज का विकास बीज में तथा अंडाशय का विकास फल में होता है। बीजों में बीज पत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग के दो भाग किए जा सकते हैं। यदि किसी पादप के बीज में एक बीज पत्र होता है जैसे बांस, प्याज इत्यादि, तो ऐसे पादप एक बीज पत्री कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी पादप के बीज में दो बीज पत्र होंगे जैसे बरगद का पेड़, तो ऐसे पौधों को द्विबीज पत्री कहा जाता है। चलिए इनकी विशेषताओं को समझें। एक बीजपत्री पादपों में जड़ें साधारणतया तंतुमय या रेतेदार होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में मुसला जड़ें होती हैं। एक बीजपत्री पादपों में तना खोखला हो सकता है जैसे बांस, आभासी हो सकता है जैसे केला या चकती स्वरूप का हो सकता है जैसे प्याज, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में तना मजबूत तथा सख्त होता है। यदि पत्तियों की बात की जाए तो एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास वाली होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां जालीदार शिरा विन्यास वाली होती है। दोनों प्रकार के पादपों के फूल भी भिन्न होते हैं। एक बीजपत्री पादपों में फूल 3 भागों वाले या 3 के गुणज भागों वाले होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में फूल 4 या 5 भागों वाले होते हैं। तो अब आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अच्छे से जान गए होंगे। आज हमने सीखा प्लांटी जगत के उपवर्ग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में।